हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। बैलेंस शीट अपडेट कैसे करनी है, ठीक है, और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त बैलेंस शीट को किस तरह प्रिपेयर करना है, और जो है बैलेंस शीट को किस तरह रिकॉर्ड करना है, और जो सेल्स टैक्स रिटर्न की जो डेट है उसमें एक्सटेंशन 23 अगस्त तक क्यों की गई है, ये जो सारी बातें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। मैं हूँ शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो SRO 1130 जिस पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर बनाया था, जो कि दैट वाज रेलिवेंट टू SRO 350, जिसमें कुछ कंपनीज दी गई थी जिनसे अगर आप लोग सप्लाईज ले रहे हैं तो आप लोगों की जो रिटर्न है वो प्रोविजनल ड्राफ्ट में नहीं जाएगी और आप लोग अपना इनपुट जो टैक्स है क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को 6 फर्दर डेज दे दिए गए थे कि अगर आपका सप्लायर आपकी जो है वो 30th तक रिटर्न फाइल नहीं करता तो आपकी रिटर्न जो एंट्रीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी थी वो फर्दर 6 डेज जो है वो सिस्टम में रहेंगी और आप लोग अपने जो है सप्लायर को से कोऑर्डिनेट करके उस रिटर्न फाइल करवा के जो है अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने जो है सबसे ये जो एक्सटेंशन इन सेल्स टैक्स रिटर्न 23 अगस्त तक क्यों हुई। 23 अगस्त तक जो जुलाई की सेल्स टैक्स रिटर्न को इसलिए एक्सटेंड किया गया ताकि बहुत सारी जो पिछली रिटर्न्स थी अप्रैल मई जून तीनों रिटर्न जो पेंडिंग पड़ी हुई थी और वो पेंडिंग रिटर्न्स पड़ी होने की वजह से जो है वो बहुत सारे जो लोग थे इनकमिंग टाइम वो अनरजिस्टर्ड हो जाने थे। तो इसी की चीज़ को टैकल करने के लिए जो बहुत इन तमाम रिटर्न्स को जो अनलॉक किया जा सके इसलिए जो रिटर्न की डेट थी वो 23 जुलाई तक बढ़ा दी, 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई जुलाई की रिटर्न की जो डेट। इसके अलावा जो IT सिस्टम था उसमें एक चुना के एक हर चीज़ का एक पीछे एक प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें एक क्यूरी रन हो रही होती है IT सिस्टम में, एक क्वेश्चन रन हो रहा होता है कि किस तरह जो है वो चीज़ों को हम लोग प्रॉपरली टाइमली हम लोग इस तरह को चीज़ों को जो लॉजिकली सॉर्ट आउट करें। तो इसी तो जो सिस्टम अपडेट किया गया है उसमें क्या 2-3 जो अहम चीज़ें हैं वो की गई हैं। वो इस तरह है कि एक तो उसमें जो बहुत सारी सेल्स टैक्स रिटर्न पेंडिंग थी लाइक अप्रैल मई और जून की उनको जो अनलॉक किया गया है सो दैट कि जुलाई के रिटर्न के साथ ही वो तीनों रिटर्न सबमिट हो जाएँ। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोगों का जो कैरी फॉरवर्ड था उसको क्रेडिटेबल किया गया है नॉन क्रेडिटेबल और नॉन अनरिफंडेबल जो किया जा रहा है। तो IT सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से ये जो है जो रिटर्न को थोड़ा डिले कर दिया गया ताकि जो रिमेनिंग पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो सबमिट हो सकें इसी मंथ में। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस शीट को अपडेट कैसे करना है। अब SRO 350 जो एक आया था 7 मार्च 2024 को जिसमें कि सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ साथ बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट थी। बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट इसलिए थी ताकि फेक एंड फ्लाइंग पॉलिसीज को कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा जो एक और इसमें थी वो मामला वो ये था कि जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को कंट्रोल करने के साथ साथ जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को कंट्रोल करने के साथ साथ एक और जो उसमें बात कही थी वो ये थी कि अगर आप लोगों का कैपिटल है वो 1 लाख है तो यू कैन नॉट मेक सेल्स मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल। मीन्स कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आप लोगों ने 5 लाख तक सेल्स करनी है। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों ने सेल्स करनी है तो आप लोगों ने कमिश्नर साहब की अप्रूवल लेनी है। तो अब इस मंथ अगर आप लोग सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी, ठीक है, जुलाई में जो करेंगे उसके साथ अगर लास्ट मंथ्स की भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बी केयरफुल वाइल अपडेटिंग योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपडेट करते वक्त आप लोगों ने बी केयरफुल रहना है और कुछ इन बातों का ख्याल रखना है कि किस तरह आप लोगों ने अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपको फिर जब ऑडिट होगा तो आपको फिर जो है हो सकता है अगर आप लोगों ने प्रॉपरली अपनी बैलेंस शीट अपडेट ना की तो आपको रिटर्न रिवाइज करने का भी कहा जाए और आपको ऑडिट के दौरान नोटिस भी रिसीव हों जिसमें कि आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस की जाएँ। तो किस तरह आप लोगों ने बैलेंस शीट अपडेट करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, 3 इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को अपडेट आपने क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है। इसमें जो है आप लोगों की आपकी क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। ड्यूरिंग ऑडिट आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसमें जो है क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे जो भी आपकी एंट्रीज हैं, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं वो किस नेचर की हैं। किस नेचर की मतलब
कि अगर आपने किसी से कोई गिफ्ट रिसीव किया है या आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो आपने मेंशन करना है। इसी तरह अगर आपकी जो एक्सपेंसेस हुए हैं तो आपने प्रॉपर्ली एक्सपेंसेस मेंशन करने हैं, और अगर आपकी सेल्स हुई हैं तो आप लोगों ने उन एंट्रीज को प्रॉपर्ली बताना है कि ये इतनी हमारी सेल्स हुई हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, बैलेंस शीट है जो उसको आप लोगों ने कंपैरिजन करना है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरह कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो बैलेंस शीट है वहाँ पे कैपिटल जो है, सेल्स जो है आपकी वो 15 मिलियन है और 5 मिलियन जो है वो आपके जो रिसीवेबल्स हैं, तो टोटल 20 मिलियन है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 मिलियन का जो बैलेंस है वो शो होना चाहिए। तो द अदर थिंग इज़ दैट सेकंड, बैंक रिकॉन्सिलेशन बैंक स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करने के बाद आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने सेल्स एंड परचेजेस का ख्याल रखना है। सेल्स एंड परचेजेस का ख्याल किस तरह रखना है कि क्रेडिट साइड पे 190 एंट्रीज हैं अगर, ठीक है, 190 फॉर एग्जांपल या 180 एंट्रीज हैं, जिसमें से आपकी जो है फॉर एग्जांपल 180 एंट्रीज हैं, और 180 में से 180 में से 170 जो है वो रिलेटेड टू सेल्स हैं। रिमेनिंग 10 एंट्रीज जो हैं वो क्या है, वो आपकी अकाउंट जो है वो 10 एंट्रीज जो है वो अपने लाइक लोन की पेमेंट के लिए पेमेंट है। ऑन द अदर हैंड इन डेबिट साइड अगर आपकी जो है एंट्रीज 50 हैं परचेजेस की, तो हो सकता है कि आपने जो 100 एंट्रीज हैं 50 उसमें से आप लोगों ने परचेजेस करने के लिए इस्तेमाल की, वेंडर को पेमेंट करने के लिए। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी एंट्रीज के नेचर को प्रॉपरली और ठीक तरीके से बताना है कि कौन सी एंट्री किस नेचर की है। इसके अलावा आप लोगों ने थर्ड जो है फर्स्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को आपने देखना है, ठीक है, उसकी सेग्रीगेशन करनी है, उसकी एलोकेशन करनी है एज पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एंड सेकंड वन इज़ दैट कि आपने सेल और परचेजेस की एलोकेशन करनी है, प्रॉपर सेग्रीगेशन करनी है, उनकी आपने जो है वो उनको अपडेट करना है। और थर्ड वन एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस के बारे में आपने प्रॉपरली एक वर्कशीट बनानी है। आपने बताना है कि कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, फॉर एग्जांपल वो कौन से वो एक्सपेंसेस हैं जिन पर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शंस हुई हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस पर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शंस बनती थी और वो नहीं हुई तो आपको ऑडिट के दौरान नोटिस भी आ सकता है और आपको सेल्स टैक्स रिटर्न भी रिवाइज करने के लिए कहा जा सकता है। तो आपने केयरफुल रहना है। और अगर लास्ट 3 ईयर से आपका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है, तो बीइंग अ विदहोल्डिंग टैक्स या एज अ विदहोल्डिंग टैक्स यू मे रिसीव नोटिस फ्रॉम FDR ड्यूरिंग ऑडिट इफ देयर विल बी एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन योर एक्सपेंसेस इन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एक्सपेंसेस। सो बी केयरफुल बाय डिस्क्राइबिंग योर एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। At the end I will discuss that कि no formality and be careful while submitting your balance sheet, while working on your balance sheet। आप लोग एक जो है सेल्स टैक्स प्रोफाइल बनाएं प्रॉपर बैलेंस शीट सबमिट करने से पहले। उस सेल्स टैक्स प्रोफाइल में से कौन से जो है पार्ट्स हैं वो कहाँ बैलेंस शीट में जो है राइट करने हैं, कैसे लिखने हैं, किस तरह अपडेट करने हैं, उनके बारे में पहले से एक समरी तैयार कर फिर अपनी बैलेंस शीट सबमिट करवाएं। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन सो दैट लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा वो स्टॉप ना हो सके, वो कंटिन्यू रह सके और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो आगे चलकर डिस्क्राइब कर सकें और इन पर बात कर सकें। थैंक यू।